हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पॉइंट। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चैप्टर का लेक्चर नंबर हमारा 2 है। पहले लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल को लिए थे, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। सिर्फ कंटिन्यूटी को ही नहीं, साथ ही साथ डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में थोड़ा समझे थे, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में थोड़ा सा समझे थे, डोमेन रेंज क्या था ये। तो इस लेक्चर में हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि एक न्यूमेरिकल लेंगे। एक न्यूमेरिकल को बस हमें कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, इसमें हम लोग जितना ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस कर पाएंगे उस तरह से हमें इस लेक्चर को अप्रोच करना है। इस प्रकार बच्चे हम लोग केमिस्ट्री में 2 मेथड से पढ़ते हैं, पहला एक फार्मूला और दूसरा हम लोग कॉन्सेप्चुअल मेथड। उसी प्रकार मैथमेटिक्स में बच्चे हम लोग ग्राफिकल अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करेंगे ना, कि मतलब ग्राफ बनाना सीखेंगे फंक्शन का, जिसके लिए हम लोग एक सेपरेट लेक्चर भी डिस्कस करेंगे जिसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्राफ से हम लोग बहुत डिटेल में किसी फंक्शन को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा एक फंक्शन लिया हुआ है fx, x+1 है, जिसके लिए डोमेन हमारा है x > 1। मतलब यहाँ पे 2 फंक्शन है, यहाँ पे हमारा 2 फंक्शन है। एक x+1 है जिसके लिए हमारा x > 1 है, और दूसरा x² + 1 है जिसके लिए हमारा x < 1 है। और हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी के बारे में एट x = 1। देखो बच्चों, हमें ना कभी कभी यहाँ पर दे दिया जाता है क्वेश्चन को किस बिंदु पे, किस पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है, और कभी कभी हमें बस ये कहता है, क्या कहते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, की मतलब किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो निकालना होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में हम लोग जनरली 2 प्रकार से डिस्कस करेंगे। एक तो इसके कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, या पॉइंट निकालने के लिए हमें कहेगा कि इस बिंदु पे हमारा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ऑन द अदर हैंड, हमारा सेकंड टाइप का कंटिन्यूटी का सवाल कैसा होता है, उसमें पहले से ये बता देगा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, वो a और b कुछ कांस्टेंट रहेगा उस सवाल में, जैसे यहाँ पे a रहेगा, यहाँ b रहेगा, तो कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, उसके लिए वो पहले से बता देगा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो a और b निकालिए। तो ये हमारा टाइप 1 का सवाल है। टाइप 1 में हमें कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने के लिए कहेगा, चेक करने के लिए कहेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, या हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो टाइप 1 के ऊपर हमारा अभी लेक्चर चल रहा है। टाइप 2 में हमें आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग टाइप 2 को डिस्कस करेंगे, वहां पे कंटिन्यूटी के बारे में बता दिया जाए कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बच्चे हम लोग अपने मेथड 1 को डिस्कस करते हैं। कल हम जैसे पहले ग्राफिकल अप्रोच से शुरू किए थे, तो आज हम लोग पहले मैथमेटिकल अप्रोच, जैसे लिमिट का जो डिफिनेशन होता है उसके हिसाब से शुरू करते हैं, मतलब फार्मूला वाले मेथड से। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से चलेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, ये मतलब फार्मूला से अगर हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना चाहें तो उसमें यह कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, अगर ये सभी आपस में बराबर हो जाता है तो कहेंगे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक बात को भी हम लोग बच्चे कल समझे थे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाता है तो कहेंगे लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा, है ना। जरूरी नहीं है फंक्शन के वैल्यू के बारे में कि फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड होना ही चाहिए। कंटिन्यूटी के केस में ये तीनों बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा एग्जिस्ट भी करना चाहिए। कहने का मतलब ये फंक्शन भी डिफाइंड होना चाहिए, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ सभी बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन LHL और RHL अगर हमारा बराबर होता है तो कहेंगे यहाँ लिमिट एग्जिस्ट है। लिमिट को फंक्शन के वैल्यू से उस एग्जैक्ट पॉइंट पर कोई मतलब नहीं होता है। हो सकता है फंक्शन मेरा उस लोकेशन पर, उस एग्जैक्ट पॉइंट पे अनडिफाइंड हो, लेकिन फिर भी लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर हम एक ग्राफ यहाँ पे बनाए छोटा सा, मान लो ये एक छोटा सा ग्राफ है, हम बोलेंगे एग्जैक्ट इस बिंदु पे मान लो ये x = a है, तो देखो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो ये वैल्यू b मिल रहा है, तो बोलेंगे f a के लेफ्ट में जरा हम देखें, a के जस्ट लेफ्ट में, तो वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, b मिल रहा है। f a के जस्ट राइट में देखें तब भी वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, देखो a के जस्ट राइट में जाएंगे तो वैल्यू हमें b से थोड़ा सा कम मिलेगा, है ना, एग्जैक्ट b तो नहीं मिलेगा। लेकिन एग्जैक्ट a पर अगर हम चले जाए, यहाँ a का लेफ्ट देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है, a का राइट देख रहे हैं तो ये राइट हैंड लिमिट है। एग्जैक्ट a पे अगर हम चले जाएंगे तो एग्जैक्ट a पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, मतलब एग्जैक्ट a पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। क्लियर? तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ बराबर है, इसका मतलब लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? लिमिट हमारा
एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन देखो फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड है, तो बोलेंगे लिमिट का एग्जिस्टेंस को फंक्शन के एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। बोलेंगे फंक्शन मेरा डिफाइंड हो तब भी, नहीं हो तब भी, लिमिट के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट हमारा एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कोई फाइनाइट वैल्यू है और वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ओपन सर्किल ना होकर एक क्लोज सर्किल होता, तो कहते फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइंड है और वो भी बी के बराबर आ रहा है, तो कहते उस केस में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? इस बात को भी हम लोग समझे थे और हर लेक्चर में इस चीज को हम बार बार रिपीट करेंगे। क्लियर है? तो चलो हम लोग सबसे पहले यही वाला अप्रोच लगाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं और फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। तीनों देखते हैं बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद जब हम उस अप्रोच को अप्रोच कर लेंगे तब हम लोग मेथड 2 पे जाएंगे, ग्राफिकल अप्रोच। देखो बच्चों, सबसे पहले जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम मन ही मन इसको चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं। बोलो कैसे? हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 पे चेक करेंगे, तो 1 के जस्ट लेफ्ट में, तो 1 के जस्ट लेफ्ट में अगर हमें वैल्यू भरना है तो कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो हम कहेंगे जब भी हमें 1 या 1 से छोटा वैल्यू कोई भरना है, जैसे 1 से छोटा वैल्यू क्या है, 0.5 है, 0 है, -1 है, -2, जब भी उस टाइप का कोई वैल्यू हमें भरना है तो कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें f ऑफ 0 भरना है तो 0 1 से छोटा नंबर है। देखो यहाँ पे हम लोग ना fx में इस बात को थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग x का मान डालते हैं और यहाँ हमें क्या मिलता है, y का मान मिलता है ना, फंक्शन का मान मिलता है, यहाँ पे हमें y का मान मिलता है। तो भरने के लिए हम लोग यहाँ पर x का मान भरते हैं और जो आउटपुट मिलता है वो हमें y का वैल्यू मिलता है। मतलब यहाँ पे हम डोमेन भरते हैं और यहाँ पे हमें रेंज मिलता है। क्लियर? तो 0 अगर हम भरेंगे तो कौन सा इक्वेशन भरेंगे, तो बोलेंगे 0 कैसा नंबर है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा हम इसी ग्राफ में डाल सकते हैं, इसी मतलब फंक्शन में डाल सकते हैं। तो डालेंगे कैसे, 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बच्चे मेरा, 1 हो जाएगा। ठीक, अगर हमें f ऑफ -1 निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो -1 मतलब हम x का वैल्यू कितना भर रहे हैं, -1। -1 किस में भरेंगे, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? तो कहेंगे ऊपर वाले में, तो 1 से बड़ा नंबर डालना है। 1 से छोटा नंबर जितना भी तुम सोच सकते हो, इनफाइनाइट नंबर है 1 से छोटा, वो किस में डालेंगे, इसमें। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, अब बोलेंगे सर छोटा नंबर तो डाल ही सकते हैं, अगर जस्ट छोटा नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ 0.999999 ऐसा नंबर अगर हमें भरना, ये चलता जा रहा है ना, ये अगर चलता जाए तो बोलेंगे इसको अप्रॉक्स में हम नियरली 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो इसको कहाँ डालेंगे, बोलेंगे इसको हम ऊपर में या नीचे में, तो बोलेंगे ऊपर में तो 1 या 1 से बड़ा मान डालना है x का। 0.99 कैसा नंबर है, बोलेंगे 1 से छोटा नंबर, तो कहाँ भरेंगे, नीचे में। तो अब भरेंगे क्या सर, 0.99, क्योंकि ये चलता नंबर है तो ये तो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, तो बोलेंगे क्या यहाँ पे 0.9999 डालेंगे, बोलेंगे 0.9999 डालने का आवश्यकता नहीं है, हम भरेंगे 1 ही। तो क्या भरेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी हमारा 2 ही आएगा। क्लियर हो रहा है कहानी? उसी प्रकार अब हमें अगर 1 से बड़ा नंबर डालना है, समझो, अब अगर हमें 1 से बड़ा नंबर बच्चे डालना है, जैसे एग्जैक्ट 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो कौन से फंक्शन में डालेंगे, नीचे वाला या ऊपर वाला? तो बोलेंगे सर नीचे वाले में तो 1 से छोटा एग्जैक्ट a भी नहीं डाल सकते हैं, 1 या 1 से बड़ा नंबर ऊपर वाले में। थोड़ा सा सब चीज़ हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि लिमिट बनाने में हमें मदद मिले। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रफ करते हैं। अगर हमें f ऑफ बच्चे क्या निकालना है, f ऑफ 2 निकालना है, तो f ऑफ 2 किस में डालेंगे, तो 2 चूंकि 1 से बड़ा नंबर है तो ऊपर वाले में, तो कितना भरेंगे, तो बोलेंगे x के जगह पे 2 भरेंगे प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। f ऑफ 4 डालना है, तो कौन से इक्वेशन में डालेंगे, ऊपर या नीचे, तो बोलेंगे सर ऊपर वाले में डालेंगे, क्योंकि 4 ये जो x है वो 1 से बड़ा है, हम 1 से बड़ा नंबर इस वाले इक्वेशन में डालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, इस तरह का चल सकता है। एग्जैक्ट 1 अगर हमें बच्चे डालना है तो एग्जैक्ट 1 किस में डालेंगे, तो बोलेंगे एग्जैक्ट 1, देखो इसमें तो नहीं डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं डाल सकते, कहाँ डालेंगे, ऊपर वाले में। तो एग्जैक्ट 1 भी इसी में डालेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। बोलो कहानी 100% क्लियर है? अब बोलेंगे सर अगर f 1.00000 ये चलता जा रहा है 1 ऐसा करके, है ना, बहुत 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ये चलते जा रहा है फिर 1, इसको किस में भरेंगे, तो बोलेंगे 1 या 1 से बड़ा नंबर इसी में भरेंगे। तो क्या ये पूरा भरें इस तरह से, बोलेंगे नहीं सर, यहाँ पे ना चूंकि ये चलता जा रहा है कंटिन्यूसली है, तो इसको नियरली में हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो 1 किस में डालेंगे, तो बोलेंगे सर ऊपर वाले में, क्योंकि 1 से बड़ा है। यहाँ पे देखो 1 से थोड़ा सा छोटा था तो डाले थे 1 ही, अप्रॉक्स में 1 ही डाले थे, लेकिन कौन से वाले में, नीचे वाले में। यहाँ किस में डालेंगे, ऊपर वाले में। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, बोलो
2 ही आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट मान आ रहा है, ये सब 5, 3 ये सब एग्जैक्ट मान है। यहाँ पे ना एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 1 से थोड़ा सा बड़ा डाले हैं तो 2 से थोड़ा सा बड़ा आंसर इसमें मिलेगा। इसमें देखो ध्यान से 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर डाले हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा 1 से, और +1 करेंगे तो यहाँ एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, 2 से थोड़ा सा कम आएगा। यहाँ -1 डालें तो यहाँ एग्जैक्ट 2 आ रहा है, यहाँ एग्जैक्ट 0 डालें तो एग्जैक्ट 1 आ रहा है। तो यही देखो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो देता है यही लिमिट का वैल्यू है। जैसे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिला है ना, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू मिल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है बच्चे। क्लियर है? चलो इतना चीज बेसिक्स में हम डिस्कस कर लिए, अब आते हैं अपने हम लोग मेन सवाल के ऊपर। ठीक है, चलो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं हम लोग। तो क्या कहता है हमारा मेथड 1, जो कि आज हमारा फॉर्मूला वाला मेथड है, यानी कि मैथमेटिकल अप्रोच है। उसमें हमें ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, और फिर फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जाके निकालना है। क्लियर है? उसके चेक करेंगे क्या वो हमारा बराबर हो रहा है या बराबर नहीं हो रहा है। अगर बराबर हो जाएगा तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर भी आ जाता है तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ये जो मैथमेटिकल अप्रोच होता है स्टूडेंट्स, इसमें ना हम लोग कोई फील नहीं ले पाते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन क्या है क्या रहा है, हम लोग बना क्या रहे हैं। वही ग्राफिकल अप्रोच में एक एक चीज को हम लोग फील कर पाते हैं। क्लियर? तो इसलिए हमारा मेथड 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होगा। ठीक है, तो चलो मेथड 1 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट एक्स बराबर 1 LHL चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, एट एक्स बराबर 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 1 पर चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, बोलेंगे सर लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा कम, 1 से छोटा नंबर fx, ये लिखने का तरीका है। इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं f1 नेगेटिव, मतलब 1 के ऊपर पे थोड़ा सा माइनस। इसका मतलब क्या हो गया, f के अंदर ना, ये फंक्शन के अंदर 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर हम लोग डाल रहे हैं, एग्जैक्ट 1 नहीं डाल रहे हैं, 1 से थोड़ा सा छोटा। कितना छोटा, तो बोल सकते हैं सर 0.999999, ये चलता जा रहा है, कहाँ तक, अनंत तक चल रहा है। तो इतना छोटा, जरूर सोचो ये 1 के कितना क्लोज होगा, 1 के क्लोज तो होगा, ये 1 के क्लोज तो होगा, इधर से मान लो ये 1 है, लेकिन 1 के जस्ट पास है ना। हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाएंगे कि 1 के कितना पास है ये। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब है मेरा। तो 1 से छोटा सा नंबर कहाँ डालेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन या नीचे वाले। तो अभी हम समझे थे 1 से छोटा नंबर इस वाले इक्वेशन में। तो डालेंगे कितना, ये नंबर डालेंगे 0.99, बोलेंगे नहीं सर डालने समय हम तो 1 ही लिखते हैं, लेकिन मन ही मन समझते हैं कि सर वो 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा बच्चे, ध्यान से समझना। चूंकि यहाँ पे ना हम 1 के बहुत क्लोज का नंबर डालें 0.99999, उसमें 1 उसका स्क्वायर करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। 1 से छोटा नंबर का स्क्वायर तो 1 से बहुत छोटा हो जाता है, मतलब उससे भी छोटा हो जाता है। जैसे 0.9 1 से छोटा है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.81 आएगा ना, तो 0.9 से भी छोटा हो गया ना, तो वही बात है। तो बोलेंगे 1 से चूंकि छोटा सा नंबर था, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट 2। इसका मतलब ये हमारा 1 नेगेटिव, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर था, है ना। तो एक मिनट ध्यान से समझो थोड़ा सा, 1 से ये 2 तो आएगा, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हम कहाँ डाल रहे हैं, 1 पे डाल रहे हैं। हाँ ठीक है बच्चों, 1 पे डाल रहे हैं, अभी चेक समझाएंगे, ग्राफ में भी समझाएंगे। तो बोलेंगे देखो ये 1 पे कितना मिलता है, 2 मिलता ना, तो चूंकि 1 से थोड़ा सा छोटा में डाल रहे हैं तो ग्राफ पे ये वैल्यू 1 से थोड़ा 2 से थोड़ा छोटा रहेगा ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू ही हमको देगा, ठीक है, 2 से बड़ा नहीं देगा। हमको थोड़ा सा ये लग रहा था कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो हम 0 पे एक्चुअली जाके देख रहे थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो बोलेंगे 1 पे, इस चीज़ को हम समझा रहे हैं थोड़ी देर में, 1 से थोड़ा सा लेफ्ट में देखेंगे तो ये 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर देगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे आ रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 से थोड़ा सा छोटा ही आंसर देगा हमें, लेकिन हम लिखेंगे कितना, उसको 2 ही लिखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि 1 से थोड़ा सा छोटा हमें लिखना है, क्योंकि 1 से थोड़ा सा, 2 से थोड़ा सा छोटा, सॉरी, बहुत सारा नंबर हो सकता है, तो उतना तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या लिखना है। 1.9999, कोई बच्चा लिखेगा 1.99, तो बोलेंगे ढेर सारा, वैसा हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। हमें क्या लिखना है, 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर आता है तो उसको हम लोग 2 ही लिखते हैं। लिखने का मतलब 2 निगेटिव लिखो या 2 लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आता है। लिमिट का आंसर हमेशा अप्रोक्सीमेट आता है, क्लियर। चलो RHL के ऊपर आओ, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। हम ना राइट हैंड लिमिट मतलब 1 के राइट में जाकर के वैल्यू को चेक कर रहे हैं, फंक्शन का वैल्यू। तो राइट हैंड लिमिट को हम लोग लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ये 1 के राइट में फंक्शन का वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग f इस तरह से भी नोटेशन के साथ लिख सकते हैं। अब 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 प्लस का मतलब क्या होता है बच्चे, ध्यान से समझो। देखो 3 प्रकार का नंबर होगा, x बराबर 1 है ना, और x टेंड्स टू 1।
इसका मतलब ये एग्जैक्ट 1 की बात कर रहा है और ये 1 को अप्रोच कर रहा है। तो 1 को अप्रोच ये दो ढंग से करता है, 1 के थोड़ा सा लेफ्ट में या 1 के थोड़ा सा राइट में। क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ अप्रोक्सीमेट 1 और इसका मतलब हुआ एग्जैक्ट 1। एग्जैक्ट 1 का मतलब हम एग्जैक्ट उस x बराबर 1 पे ही चेक कर रहे हैं, और टेंड्स टू 1 का मतलब जरा सा लेफ्ट या राइट में। इसी को लिमिटिंग वैल्यू कहा जाता है। नीचे वाला क्या है बच्चे? ये जो है हमारा नीचे वाला, मतलब ऊपर नहीं, ये नीचे वाला, इसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। ये हमें हमेशा हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। क्या देता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारा नहीं देता है। क्लियर है? चलो 1 प्लस पे जाके चेक करते हैं। तो 1 प्लस किस में डालेंगे बोलो? इसमें तो 1 से छोटा नंबर डालना है, 0 -1। तो 1 से छोटा तो कुछ भी हो सकता है, अनंत नंबर है ना। तो 1 माइनस भी इसी पे डाला। 1 प्लस किस पे डालेगा? ऊपर वाले पे डालेगा। तो ऊपर वाले पे कितना भरेंगे? कहाँ भरेंगे? x के जगह पे। x के जगह पे कितना? 1 प्लस का मतलब होता है 1.0000000। अलग अलग बच्चे के लिए अलग होगा। कोई इसको बहुत दूर तक लेके जाएगा 0 पॉइंट, कोई बोलेगा सर 1.000, 4 जीरो के बाद अगर 1 है तो उसको भी तो अप्रोक्सीमेट 1 मान सकते हैं। बोलेंगे बिल्कुल मान सकते हैं। तो अलग अलग बच्चे के लिए ये ढेर सारा वैल्यू आ सकता है। तो उसको हम लोग करते क्या है, भरने समय 1 ही भरते हैं यहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं कि 1.001 भरेंगे, 1 ही भरते हैं, क्योंकि नंबर वो 1 के बहुत क्लोज है, तो अप्रॉक्सीमेट 1 ही भरते हैं। तो यहाँ पे 1 भरेंगे +1, ठीक है। तो 1 + 1 कितना आएगा बच्चे? हमारा 2 ही आएगा। लेकिन देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर डाले हैं, उसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो ये 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा। लेकिन लिखते समय आंसर जो हम लिखेंगे अपने एग्जाम में 2 ही लिखेंगे, 2+ लिखने का कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्ट 2 हमें आंसर नहीं देगा, है ना, अप्रोक्सीमेट 2 देगा। बोलो क्लियर है? चलो अब लास्टली हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? फंक्शन का वैल्यू एट x = 1, है ना। 1 पे जाके फंक्शन का मान चेक करना। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f(1). तो 1 किस में डालेंगे? तो एग्जैक्ट 1 किस में डालना है बच्चे? हमें नीचे तो नहीं डाल सकते हैं। देखो ये इक्वल का साइन लगा, इसका मतलब कि अगर x बराबर 1 डालना है तो ऊपर वाले इक्वेशन में डालेंगे। तो अब यहाँ एग्जैक्ट 1 हम डालेंगे तो आंसर हमारा एग्जैक्ट 2 आएगा। देखो ये वाला जो आंसर आ रहा है ना, ये अप्रॉक्स में आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 2 कहेंगे, है ना। ये वाला भी अप्रॉक्सीमेट 2, और ये किस में आ रहा है बोलो? ये एग्जैक्ट 2 आ रहा है बच्चे। क्लियर है? तो इसको भी ऐसा नहीं कि सर अब हम ये कंफ्यूजन करेंगे कि सर ये तो आप बोल रहे हैं अप्रॉक्स 2 आ रहा है, ये भी अप्रॉक्स 2 और ये एग्जैक्ट 2 आ रहा है, तो तीनों आपस में बराबर कहाँ हुआ? तो बोलेंगे तीनों को आपस में बराबर ही मानना है। ऐसा तो नहीं ना कि ये वैल्यू 2 आ रहा था तो ये वैल्यू 3 आ गया, ये वैल्यू 4 आ गया, ऐसा तो नहीं है, सब बराबर ही आ रहा है। अप्रॉक्स 2 को भी हम लोग ध्यान से समझो, अप्रॉक्स 2 को भी हम लोग क्या मानेंगे? 2 के बराबर ही मानेंगे। क्योंकि देखो हम लोग अप्रोच तो ही कर रहे थे ना, अभी ग्राफ समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो ग्राफ हमारा इस प्रकार का है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 2 पे यहाँ वैल्यू मिला, 2 के जस्ट राइट पे भी तो यहीं पे ग्राफ है, और 2 के लेफ्ट में भी तो यहीं पे ग्राफ है ना। तो ये ग्राफ ब्रोकन थोड़ी है, हमें वैल्यू मिल रहा है। तो वैल्यू मिल रहा है तो ये वैल्यू इतना क्लोज होता है सभी का सभी, तो इसको हम लोग 2 मानेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या समझेंगे, चूंकि इस क्वेश्चन में हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि इस क्वेश्चन में हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस लोकेशन पे, उस पॉइंट पे सारा बराबर, और कितना वैल्यू के बराबर आ रहा है? तो बोलेंगे सर इसका वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब कहेंगे f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है बच्चे कि सर ये 2 एग्जैक्ट आया, ये अप्रॉक्स। बोलेंगे सर ये सभी एक ही वैल्यू है ना, एक ही वैल्यू है सब। ये एग्जैक्ट 2 है, ये अप्रॉक्स, मतलब ये सब 2 के बराबर ही तो आ रहा है ना, 3 4 तो नहीं आ रहा है। 3 4 आ जाएगा तो बोलेंगे वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो लिमिट का ही तो बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कभी भी हमको क्या एग्जैक्ट 2 देगा? बोलेंगे नहीं, 2 से थोड़ा सा छोटा देगा, ये 2 से थोड़ा सा बड़ा देगा, और ये एग्जैक्ट 2 देगा। तो सभी का वैल्यू चूंकि हमारा समान आ रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है 2 पे। तो चलो बच्चों, हमारा मेथड 1 यहाँ पे क्लियर हुआ। मेथड 1 से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हुआ। एग्जाम में जब हम बच्चे जाएंगे ना, तो इतना तो हमें करना ही है ना। अगर आप ग्राफिकल अप्रोच लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ना हम लोग पहले ही इस चीज को समझ सकते थे कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। मन ही मन चेक करने हमें आना चाहिए था। तो चलो इसको पहले लिख लो, फिर हम उसको बताते हैं ना मन मन कैसे चेक करेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए हम इसको मिटाते हैं। हम एग्जाम में जाएंगे, पहले ही चेक कर लेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्योंकि देखो कंटिन्यूटी अगर हमें अच्छे से समझ में आता है तो डिफरेंशियलिटी का कोई भी सवाल हम तुरंत बना पाएंगे। क्योंकि डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए पहले हमें ये चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो उतना हम प्रोसेस अप्लाई करके तो नहीं चेक करेंगे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। वहाँ पर मन ही मन हम क्वेश्चन को पढ़ के देख के ये बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। कैसे? तो देखो हम बोलेंगे अगर हमें LHL निकालना है तो हम कैसे चेक करेंगे, f1 माइनस
f1 माइनस का मतलब क्या होता है 1 में थोड़ा सा लेफ्ट, 1 से थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा छोटा नंबर। किस में डालोगे, ऊपर या नीचे? तो नीचे। तो 1 डालने समय 1 माइनस नहीं डाला जाता है, 1 ही डाला जाता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आया 2। उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट f1 प्लस डालो। तो राइट हैंड लिमिट 1 प्लस का वैल्यू देखो ध्यान से कहाँ से लेंगे, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ऊपर में डालेंगे। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। और एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू कहाँ से डालेंगे, एग्जैक्ट 1 पे ऊपर वाला इक्वेशन लेंगे। तो 1 प्लस 1 तो 2। तो सारा वैल्यू आपस में बराबर है कि नहीं, 2 2 2 है कि नहीं है, तो बोलेंगे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहानी क्लियर है। तो हम लोग मन ही मन, वो भी इतना लिखने का भी आवश्यकता नहीं, यहीं से देखेंगे। इस वाले इक्वेशन में 1 के राइट में 1 डालो तो 1 प्लस 1 2 आया, 1 के लेफ्ट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये भी 2 आया, और एग्जैक्ट 1 पे भी 2 आया। तो यहीं से देख के हम बता सकते थे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था। क्योंकि एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो हमें लिखना पड़ता है, तो हम प्रोसेस के साथ बनाएंगे। क्लियर है। चलो मेथड 1 हमारा बच्चे क्लियर हुआ। आते हैं मेथड नंबर 2 के ऊपर। मेथड नंबर 2 हमारा ग्राफिकल अप्रोच कहता है। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच क्या कहता है, ग्राफिकल अप्रोच देखो हम बोलेंगे उसके लिए ना हमें ग्राफ के ऊपर सॉलिड कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग ना ग्राफ को अलग से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर उस ग्राफ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो ध्यान से हमें किसका ग्राफ बनाना है, तो बोलेंगे सबसे पहले x प्लस 1 का ग्राफ आना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ होना चाहिए। तो बोलेंगे ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि y बराबर x का ग्राफ हमें अगर आता है, fx बराबर x का ग्राफ आता है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा। उसी प्रकार x स्क्वायर x क्यूब का ग्राफ हमें आता है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा। फंक्शन के अंदर 1 घटा दो तो क्या होगा, फंक्शन के बाहर 1 घटा दो तो क्या होगा, फंक्शन में मॉड लगा दो तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में धीरे धीरे हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम बोलेंगे देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये x है, हम यहाँ पे छोटा सा ना सभी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो f y बराबर x, या मान लेते हैं, हाँ ठीक है, y बराबर अगर हमें x का ग्राफ बनाना, तो कैसे बनाते हैं हम लोग x का ग्राफ, तो बोलेंगे सर x का ग्राफ हमें मालूम होता है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। ये हमारा किसका ग्राफ है, y बराबर x। ये 45 डिग्री का स्लोप बनाता है। ठीक है, इसका स्लोप कितना है 1 है, तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, स्लोप इसका 1 है। तो ये y बराबर x का ग्राफ हुआ। अब इस फंक्शन में हमें 1 जोड़ देना है, y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है ना, तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो 1 कहाँ जुड़ेगा, तो बोलेंगे देखो ध्यान से, जैसे मान लो y बराबर x है, 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो y का वैल्यू 2 मिलेगा। लेकिन अगर इसमें हम 1 जोड़ दें, y बराबर x प्लस 1 कर दें, इसका मतलब अब 0 पे जैसे ये 0 मिल रहा था ना, अब 0 पे कितना मिलेगा, तो बोलेंगे 1 मिलेगा। ये 1 डालेंगे अब तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 3 मिलेगा। इसका मतलब पूरा ग्राफ अगर गौर किया जाए बच्चे, तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया है ना, इसी को बोला जाता है शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ या ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये किसका ग्राफ हुआ बोलो बच्चे, y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ हुआ। जस्ट यही ग्राफ है, इसी के पैरेलल ये 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। अगर हम किसी फंक्शन में कोई नंबर जोड़ते हैं, कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो उतना ही यूनिट वो x एक्सिस में, y एक्सिस में ऊपर की तरफ चला जाता है। कोई नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उतना ही वैल्यू से वो वैल्यू ग्राफ नीचे आ जाता है। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। तो इसको समझते कैसे हैं कि अगर 0 रखेंगे तो y बराबर 1 मिलेगा, 1 रखेंगे x का मान तो y बराबर 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 4 मिलेगा, मतलब -1 रखेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ -1 पे -1 मिल रहा था, इसका मतलब पूरा ग्राफ क्या हो गया, 1 यूनिट हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ पहले बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाते हैं, y बराबर x स्क्वायर। तो y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ हम लोग जानते हैं, एक पैराबोला होता है इस प्रकार का, जानते हैं इस चीज को। ये किसका ग्राफ है, y बराबर x स्क्वायर। अब इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो क्या समझ में आना चाहिए, ये ग्राफ जो है y बराबर x स्क्वायर का, ये पहले ओरिजिन से पास कर रहा था, ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अब जो इसका ग्राफ बनेगा बच्चों, कैसा बनेगा, 1 यूनिट ऊपर जाके बनेगा। देखो ध्यान से, पहले ये 0 0 से पास कर रहा था, 0,0 से, अब कहाँ से पास करेगा, x बराबर 0 और y बराबर 1 से। मतलब अब इसका ये जो मिनिमम पॉइंट होगा 0,1 होगा। क्लियर हो रहा है। देखो यही ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले अभी हम लोग ना x प्लस 1 का ग्राफ सीखे, फिर x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ सीखे। तो अगर बेसिक्स ग्राफ हमारा अगर क्लियर है, y बराबर x का, x स्क्वायर का, x क्यूब का, मॉड x का, तो बोलेंगे उसी में हम लोग ट्रांसफॉर्म करके ये बना लेंगे। अभी हमारा ये ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चे, अभी हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। क्योंकि देखो x प्लस 1 की बात अगर करें इस ग्राफ की, तो इसका डोमेन क्या है जरा देखना। तो सब कुछ को लिखते हैं, ये फंक्शन का डोमेन df लिख देते हैं, मतलब डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है। देखो x एक्सिस पे ये ग्राफ -∞ से +∞ के ऊपर पूरा बना हुआ है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो, -∞ से +∞। देखो ध्यान से,
रेंज हमको मालूम है, डोमेन हमें मालूम है। डोमेन का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस में ये ग्राफ कहाँ स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक चला है। तो देखो चूंकि एरो लगा इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ एक्स का वैल्यू हम डाल सकते हैं। मतलब ऐसा मतलब कह सकते हैं कि एक्स का ग्राफ अगर बनाना है तो ऐसा कोई वैल्यू है एक्स का जो हम इस फंक्शन में नहीं डाल सकते हैं। बोलेंगे ये फंक्शन डिफाइंड है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो कोई ऐसा x नहीं जो हम यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, हर x डाल सकते हैं। तो सभी x के लिए हमें y का मान मिलेगा, सभी x को अगर डाल सकते हैं इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, -1 इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर कोई ऐसा x होता जो कि हम नहीं डाल पाते तो कहते वो अपने डोमेन से बाहर हो जाता। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा समझा देते हैं, जैसे y बराबर 1/x है, तो यहाँ पे क्या हम सभी x को डाल सकते हैं। बोलेंगे सर सभी x को डाल सकते हैं एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो नहीं डाल सकते हैं। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, मतलब जीरो को छोड़ के हम सभी नंबर को डाल सकते हैं। इसी तरह से हम डोमेन को निकालते हैं। तो क्या यहाँ पे इस फंक्शन में क्या हम जीरो डाल सकते हैं, बोलेंगे सभी नंबर, कोई भी दुनिया कोई भी नंबर ले लो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर, वो इसमें हम डाल सकते हैं। इसका मतलब डोमेन इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया। रेंज का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा वैल्यू है y का जो कि नहीं मिल रहा है। बोलेंगे सर सारा देखो ग्राफ हमें दिख रहा है, हर एक वैल्यू पे ग्राफ ड्रॉ है, इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। चलो इसके ऊपर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर x+1। इसका डोमेन देखो ग्राफ से दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच पूरा ग्राफ ड्रॉ हुआ है। ये एरो हमें दर्शाता है कि हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे चल रहे हैं। तो इस डोमेन भी इस फंक्शन का क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, देखो पूरा ग्राफ हमें दिख रहा है नीचे से ऊपर तक, तो रेंज इसका हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है, ये जो ग्राफ हमारा बना है x+1 का, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, रेंज भी है ऑल रियल नंबर, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो ध्यान से इस फंक्शन को x+1, इसका डोमेन क्या है, x > 1, मतलब हम 1 या 1 से बड़े नंबर के लिए ग्राफ को बनाएंगे। क्लियर है। उसी चीज को अभी हमें डिस्कस करना है। अभी तो नॉर्मली x+1 का ग्राफ बना है जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बना रहे हैं। लेकिन अगर इसी ग्राफ को x > 1 के लिए बनाना है तो कैसे बनेगा, तो देखो उसको हम यहाँ नीचे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। बोलेंगे सर यहाँ पे ऑरिजिन है, यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, यहाँ ऑरिजिन था, यहाँ 1 था। तो हमें ना इस ग्राफ को 1 या 1 से बड़े नंबर के लिए बनाना है, समझ में आ रहा है। तो बोलेंगे पीछे का ग्राफ हमारा अब यहाँ पे नहीं बनेगा, देखो इक्वल का साइन है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इस बिंदु को। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा y = x+1 का। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चे, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि यहाँ कंजेस्टेड लग रहा है सब कुछ। बोलेंगे ये ग्राफ अब हमारा ना पूरा नहीं बनेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ जो हम वैल्यू डाल रहे हैं ना वो 1 से बड़ा नंबर डाल रहे हैं, 1 या 1 से बड़ा। तो जब इस इक्वेशन में हम जीरो डाल ही नहीं रहे तो क्या इसका वैल्यू मिलेगा, जीरो पे 1 मिल रहा था ना, तो क्या 1 मिलेगा, बोलेंगे नहीं, हम वैल्यू डाल ही रहे 1 या 1 से बड़ा, तो ग्राफ हमारा इसके बाद बनेगा। बोलो क्लियर होता है, बात समझ में आ रहा है। हर चीज को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम यहाँ ग्राफ बना के बस बता देंगे ऐसा हो रहा है, हर चीज को डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार अगर इस फंक्शन का डोमेन देखा जाए बच्चे, तो डोमेन क्या होगा, बोलेंगे सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। डोमेन को हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, चाहे तो ग्राफ बना करके, ग्राफ अगर हमें पूरा दिखे कि कहीं भी ग्राफ छोटा हुआ नहीं है, हर जगह ड्रॉ हुआ है, तो इसका मतलब उसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। या दूसरे ढंग से हम ऐसे कह सकते हैं कि x² में क्या कोई ऐसा x का वैल्यू है जो कि हम नहीं भर सकते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है, x का वो वैल्यू जो हम अपने फंक्शन में डाल सकते हैं। तो बोलेंगे दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। तो जब कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं तो डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या होगा, तो रेंज का मतलब होता है ग्राफिकल अप्रोच से अगर हम देखें तो ग्राफ हमारा वाई एक्सिस में कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है। तो वाई एक्सिस में क्या इधर हमारा कोई वैल्यू मिला है, बोलेंगे नहीं। शुरुआत कहाँ से हुआ, जीरो, चला कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। यहाँ जीरो पे चूंकि वैल्यू हमें मिल रहा है एक्जैक्ट जीरो, इसका मतलब इसका रेंज क्या हो गया, जीरो से इन्फिनिटी। इसके ऊपर आते हैं, इस फंक्शन का डोमेन देखो, अगर हम ग्राफिकल अप्रोच से देखें, ये किसका ग्राफ है, y = x² + 1। तो क्या हमें पूरा ग्राफ मिला है ना, एरो का मतलब ही होता है ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो यस, डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर हम मैथमेटिकल वे से देखें इसका डोमेन क्या होगा, तो बोलेंगे कोई ऐसा x बताओ जो कि अपने फंक्शन में हम डाल नहीं सकते हैं। बोलेंगे सारा x डाल सकते हैं सर, कोई ऐसा x नहीं है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का। तो बोलेंगे देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ में क्या अंतर है, ये ग्राफ से ये ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया है ना, एक यूनिट हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया ये वाला ग्राफ। तो जब ऊपर शिफ्ट हो गया है तो बोलेंगे यहाँ 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 इस एक्सिस पे कोई y एक्सिस पे कोई वैल्यू प्राप्त हुआ है हमें, क्या बोलेंगे नहीं। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो अब हम ना इस ग्राफ को जरा एनालिसिस करते हैं यहाँ के लिए कि ये ग्राफ हमारा किस नंबर के लिए ड्रॉ हुआ था। बोलेंगे सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ था।
तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ होगा, तो बोलेंगे सर देखो ये x बराबर 1 है ना, ये x बराबर 1, इससे छोटे नंबर के लिए इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे, इसके आगे का ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करना है। तो इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करें आपके लिए, बोलेंगे इसके लिए अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो हम बोलेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर के लिए, ठीक है, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर के लिए, क्लियर है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट 1 हम डाल ही नहीं सकते हैं, तो 1 जब डाल ही नहीं सकते हैं तो यहाँ पे ओपन सर्किल लगाएंगे। कहने का मतलब ये है ना, देखो ये ग्राफ और इसमें अंतर देखो, इसका डोमेन क्या है, 1 से छोटा नंबर, मतलब हम x बराबर 1 से छोटे नंबर के लिए ग्राफ को बनाएंगे, 1 से आगे के लिए तो ये ग्राफ बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए ग्राफ हमारा यहाँ से यहाँ बनेगा। अब ये वाला ग्राफ और ये जो आया है, दोनों को कंबाइन करके इस फंक्शन का ग्राफ हमें बनाना है। तो आपको लगेगा सर मेथड तो बहुत टफ है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। अगर हमें ग्राफ का नॉलेज हो जाए धीरे धीरे तो बोलेंगे बिल्कुल हमारा मेथड टफ नहीं होगा, क्लियर है। इसी चीज को हमें अप्रोच करना है। बार बार समझ में आ रहा है, ये ग्राफ पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए ड्रॉ हुआ था, लेकिन चूंकि हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना 1 से छोटे नंबर के लिए, इसका मतलब इधर की तरफ ग्राफ बनेगा सेम है, बस देखो यहाँ ना कटिंग हो गया है, इधर वाला चीज मिट गया है और यहाँ पे 1 पे हम होल लगा दिए क्योंकि हम एग्जैक्ट 1 डाल नहीं रहे, ये ग्राफ बना है। ग्राफ के शेप में कोई परिवर्तन नहीं आता है ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, बोलेंगे ग्राफ एग्जैक्ट उसी प्रकार से बनता है, ग्राफ हमारा बच्चे उसी प्रकार से बनता है, बस थोड़ा सा कटिंग हो जाता है ग्राफ में, ठीक। तो ये ग्राफ भी हमारा बन गया, सभी चीज को समझ चुके हैं। अब ये वाला ग्राफ और ये वाले ग्राफ दोनों को हम मिला करके इस फाइनल फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, क्लियर है बच्चे। तो यहां तक आप नोट करें, अब नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलो फाइनली हम लोग बच्चे इसको अगर आप नोट कर चुके होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर नोट करें बच्चे, ताकि हमारा क्लैरिटी बढ़े, क्लियर है ना। चलो तो फाइनली हम लोग इस फंक्शन का बच्चे ग्राफ ड्रॉ करते हैं fx का। अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करते हैं पूरे बड़े पर, या इसको थोड़ा सा उधर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे लिख पाएंगे कि डोमेन क्या है, इस फंक्शन का रेंज क्या है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सब कुछ को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ना बच्चे हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं फाइनली, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस है और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, क्लियर है। तो कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, हमें ना 1 पे जाके थोड़ा सा ध्यान देना है, x बराबर 1, मान लो ये x बराबर 1 है, यहीं पे जाके बच्चे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे ना ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है। 1 के राइट में लीनियर फंक्शन है, 1 के लेफ्ट में क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो 1 के राइट में कैसे फंक्शन बनेगा, x प्लस 1 का ग्राफ। तो देखो x प्लस 1 का ग्राफ एक्चुअली में बनता था कैसा, ध्यान दो, इसको थोड़ा सा हम ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं, बोलेंगे देखो ध्यान से, x बराबर 1 का ग्राफ हमारा बना कैसे था, ये y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ बच्चे हमारा कुछ इस प्रकार बना था, ठीक है, ये बना था ना। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे सही बच्चे, है ना। ये y बराबर x प्लस 1 थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम ठीक करते हैं। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ हमें बनाना x 1 से बड़े नंबर के लिए, मतलब इसके बाद से, और यहाँ 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्लोज लगाएंगे और इसके बाद के लिए ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, क्लियर है। इसके पहले तो ये ग्राफ बन ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इसका डोमेन ही 1 से बड़ा है। डोमेन का मतलब क्या है कि हम 1 से छोटा नंबर इस फंक्शन में डाल ही नहीं सकते हैं। तो 1 से छोटा नंबर अगर नहीं डालेंगे, जैसे 0 नहीं डालेंगे, तो क्या 0 पे इसका कोई वैल्यू मिलेगा इस ग्राफ का, बोलेंगे नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो डॉटेड ग्राफ है, इसका मतलब ये ग्राफ हमें नहीं बनाना है, इसके बाद बनाना है। फाइनली इसको हम मिटा देंगे ना, जो फाइनल ग्राफ बनेगा उसमें हम इसको मिटा देंगे, लेकिन अभी कुछ देर के लिए रहने देते हैं। अब x बराबर ये 1 से छोटे नंबर के लिए किसका ग्राफ बनाना है, x स्क्वायर प्लस 1 का। तो x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनता था, देखो, बोलेंगे सर y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ देखो यहाँ बनता था, x स्क्वायर प्लस 1 का, ये देखो वैल्यू कौन है, 0,1 है ना, ये -1,0 है, ठीक। ये सब बात को थोड़ा ध्यान रखो, कोऑर्डिनेट है ये। तो बोलेंगे 0,1 इसका निचला बिंदु होगा इस ग्राफ का, x स्क्वायर प्लस 1 का लोअर मोस्ट पॉइंट क्या होगा, 0 पे 1 होगा। और इसके बाद ये ग्राफ कैसे बना होगा, बोलेंगे सर ये ग्राफ थोड़ा ऐसे करके बना होगा, हमारा पैराबोला है ना, ठीक, इस तरह करके बना होगा।
तो बोलेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, है ना। बोलेंगे ये पैराबोला बना होगा, ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है, लेकिन ये जो ग्राफ हमारा बनेगा ब्लू वाला डॉटेड जो भी बना है, कहाँ से बनेगा, तो बोलेंगे 1 से पीछे बनेगा, है ना, 1 से पीछे बनेगा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन ना बन के क्या बनेगा, जिसको हम मिटा रहे हैं वही ग्राफ हमें बच्चे एक्चुअली में बनाना है। क्लियर है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है अपना। क्लियर हुआ, तो ऐसा करके ग्राफ हमारा फाइनली बना बच्चों। तो ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या इसको हम मिटा दें, क्यों मिटाना जरूरी है, देखो ध्यान से, अगर एक ही पेपर पे हम दोनों ग्राफ बना देते हैं ऐसे करके, ये भी बना देते और ये भी बना देते, तो ये एग्जैक्टली अगर यही ग्राफ हम बना देते तो ये फंक्शन अगर y बराबर fx का होता तो ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। क्यों अनडिफाइंड हो जाता है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं फंक्शन में किसी एक x के लिए एक से ज़्यादा y नहीं मिलना चाहिए, y1 y2। किसी एक x के लिए अगर एक से ज़्यादा y हमें मिल जाता है तो कहेंगे वो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर है, तो उसको ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। अगर ये वर्टिकल लाइन हमारे ग्राफ को दो बिंदु पे कट कर दे तो इसका मतलब ये फंक्शन ही हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है, इसका उल्टा अगर हम ऐसे देखें कि अगर किसी दो x के लिए x1 x2 के लिए हमारा सेम y मिले, है ना, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन। ये तो अनडिफाइंड है, ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा फंक्शन हम नहीं बना सकते हैं। क्लियर है, तो ये ग्राफ हमारा रॉन्ग हो गया। इसलिए ग्राफ बनाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्लू वाला ग्राफ है अब हमारा यहाँ से मिट जाएगा, है ना, ये ग्राफ होगा ही नहीं। फिर उसी प्रकार ये वाला ग्राफ नहीं हो। तो फाइनली ग्राफ देखो कैसा बना है बच्चे, बोलेंगे फाइनली ग्राफ हमारा ये बना है। यहाँ पे क्लोज सर्किल है, मतलब यहाँ पे पॉइंट हमको मिल रहा है, x बराबर 1 पे वैल्यू हमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है, तो बोलेंगे 0,2 मिल रहा है। ये बिंदु कितना हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, मतलब x1 पे y हमें 2 मिल रहा है। ये फाइनल हमें वैल्यू मिला है बच्चों। क्लियर है, ये फाइनली वैल्यू हमें मिला है। क्लियर है, तो ये इस फंक्शन का हमारा ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या इसको थोड़ा सा मिटाया जाए, यहाँ पर आप सभी बच्चे इसको नोट करेंगे थोड़ा। ठीक, देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये ग्राफ तो हमारा बन के तैयार हो चुका है ना, ये ग्राफ हमारा बन के तैयार हो चुका है। इस फंक्शन का ये जो y बराबर fx हमें दिया हुआ था ना, y बराबर fx, उसका ग्राफ हमें मिलके बन चुका है ना। तो अब देखो ध्यान से, इस ग्राफ को बताते समय देखो कहीं भी अगर हम डायरेक्टली एक ही बार में इस ग्राफ को बनाते बच्चों, एक ही बार में बनाते ऐसे करके, यहाँ से यहाँ और यहाँ, तो क्या कहीं भी हमें पेन को उठाने का आवश्यकता पड़ता, बोलते नहीं सर पेन को उठाने का कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ता हमें, है ना। तो पेन को उठाने का अगर आवश्यकता नहीं पड़े किसी भी ग्राफ को बनाते समय तो कहते हैं हम वो ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो बोलेंगे ये तो बहुत बच्चा वाला बात हो गया कि सर पेन नहीं उठना चाहिए। हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, देखो ध्यान से, ग्राफ में कहीं भी कोई डिसकंटिन्यूटी नजर आ रहा है कि कहीं भी सर कोई होल है हमारे ग्राफ में, या ग्राफ कहीं ब्रोकन है, तो बोलेंगे अगर कहीं भी ग्राफ में कोई होल नजर नहीं आए, ओपन सर्किल नजर नहीं आए, है ना, कोई डिसकंटिन्यूटी नजर नहीं आए, ब्रोकन सर्किल नजर नहीं आए, तो हम कह सकते हैं कि वो ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ग्राफ से हम लोग यहाँ से चीज को बता सकते हैं। अब चलो आते हैं ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि मैथमेटिकल अप्रोच तो कर चुके थे, ग्राफिकल अप्रोच को देखते हैं। इस ग्राफ को देखते हुए कि अगर हम सबसे पहले क्या चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं, ग्राफिकल मेथड से कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे चेक करना है, जो हमारा डाउटफुल पॉइंट है, डाउटफुल पॉइंट हमारा 1 है, क्योंकि 1 के बाद आप किसी भी वैल्यू पे देखें, 2 पे, जैसे x बराबर 2 है, x बराबर 3 है, x बराबर यहाँ 0 है, -1 है, -2, कहीं भी आपको कोई डिसकंटिन्यूटी नजर आने वाला है, कहीं भी ग्राफ के ऊपर कोई डाउटफुल पॉइंट, बोलेंगे नहीं 1 ही हमारा डाउटफुल पॉइंट था जो कि क्वेश्चन में हमें दिख रहा था। ग्राफ को देखने के बाद तो कहेंगे सर 1 भी अब हमारा डाउटफुल पॉइंट नहीं है, वहाँ भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो चुका है। क्लियर है, तो बोलेंगे हम 1 के थोड़े से लेफ्ट में जाके चेक करते हैं। तो 1 के थोड़े से लेफ्ट में देखो ध्यान से, थोड़े से लेफ्ट का मतलब होता है जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट, क्योंकि हम थोड़ा सा दूर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि अगर थोड़ा सटा के बनाएंगे पूरा तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो 1 के जस्ट लेफ्ट में देखो हमें वैल्यू किस ग्राफ से मिलेगा, तो बोलेंगे सर हमें वैल्यू ये वाले ग्राफ से, लेफ्ट वाले ग्राफ से मिलेगा। तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, हम थोड़ा सा नीचे बना रहे हैं, देखो ध्यान से, एग्जैक्टली ये बहुत क्लोज होता है। तो बोलेंगे 1 के लेफ्ट में वैल्यू हमें इस वाले ग्राफ से मिलेगा। कितना मिल रहा है वैल्यू, तो बोलेंगे एग्जैक्ट 2 पे, एग्जैक्ट 1 पे तो 2 मिलता था, लेकिन 1 से थोड़ा सा हम पीछे देख रहे हैं तो इस ग्राफ पे वैल्यू थोड़ा सा नीचे मिलेगा। इसका मतलब कितना मिलेगा, 2 से थोड़ा सा छोटा, है ना, जिसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर, उसी प्रकार F1 के जस्ट राइट में अगर हम चेक करें, 1 के जस्ट राइट में जाएं और चेक करें तो वो वैल्यू हमें कौन से ग्राफ से मिलेगा बच्चों, तो बोलेंगे सर ये राइट वाले ग्राफ से। इसका वैल्यू कितना मिल रहा है,
बोलेंगे सर ये 2 के करीब यानी कि 2+ मिल रहा है, लेकिन जिसको हम लोग 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और एग्जैक्ट 1 पे जाके देखो, तुमको एक डॉट दिख रहा होगा, एग्जैक्ट 1 पे ये बिंदु कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो क्या सभी का सभी वैल्यू आपस में बराबर है, बोलेंगे हाँ है, तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, जो कि हमें ग्राफ से दिख ही गया था, फिर भी हम ये चीज़ को अप्लाई कर लिया है। तो क्लियर है, चलो यानी कि हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो इसके बाद चलो मेरा मेन टॉपिक तो ये कंटिन्यूटी का था, इतना तो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें और सारा टर्म्स डिस्कस करते हैं, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, मैक्सिमम मिनिमम के बारे में, है ना, सब कुछ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो कंटिन्यूटी पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कर लिए। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे तो डिस्कस करना ही है, लेकिन चूंकि ये जो हम लेक्चर बना रहे हैं इसमें किसी भी क्वेश्चन में हम लोग बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इसलिए हम लोग हर चीज़ को यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी को देखो, ग्राफिकल अप्रोच से अगर हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, तो हम कहेंगे ग्राफ बनाने समय अगर ग्राफ हमारा स्मूथ बन रहा है ना, कोई शार्प कॉर्नर नहीं है ना, तो वहाँ पे हम कहेंगे फंक्शन हमारा कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। जैसे कोई ग्राफ हम बना रहे हैं, समझो ये वाला ऐसे करके ग्राफ बना रहे हैं, तो कैसा ग्राफ होगा, ये जहाँ से स्टार्ट किए -∞ से +∞ में ये ग्राफ हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ऑन द अदर हैंड हम ग्राफ बनाते समय कहीं ऐसा बना दिए, देखो यहाँ पे ना एक शार्प कॉर्नर हमें मिल रहा है बच्चे, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इस बिंदु पे अगर हम देखें, जहाँ भी ग्राफ में हमें शार्प कॉर्नर दिख जाए वहाँ पे हम कहेंगे फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल। कभी कभी ऐसा होगा ना कि ग्राफ में हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा सिर्फ यहाँ पे शार्प कॉर्नर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल भी एनालिसिस कर लेंगे कि क्या सच में वहां पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कभी कभी होता है ऐसा कंफ्यूजन, 2 ग्राफ इस तरह से जाके बनता है ताकि हमें पता ही नहीं लगेगा कि वहां स्मूथ है कि नहीं है ना, तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच भी लगा लेंगे। तो देखो ध्यान से, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर मिल रहा है, शार्प कॉर्नर का मतलब क्या हो गया, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। अब शार्प कॉर्नर का मतलब होता क्या, देखो ध्यान से, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हमने ये कहा जाता है कि उस बिंदु पे जाइए और आप टेंजेंट का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। उस बिंदु पे अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट हमें मिल जाए, फॉर एग्जांपल इस बिंदु के जस्ट राइट में देखो तो ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा टेंजेंट मिलेगा, क्लियर है। जस्ट इस बिंदु के लेफ्ट में देखो तो कौन सा ग्राफ है ये, इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट होगा ना, तो बोलेंगे इस बिंदु पे मेरा एक से ज़्यादा टेंजेंट हो गया ना बच्चे। तो किसी बिंदु पे हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि अगर सर्किल के किसी भी बिंदु पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो 1 and only 1 टेंजेंट हमें मिलता है, क्लियर है। ये बात हम लोग जानते थे, उसी के परपेंडिकुलर हमारा रेडियस होता था। तो किसी एक बिंदु पर एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें शार्प कॉर्नर मिलता है तो बोलेंगे उस बिंदु के लेफ्ट में और राइट में हमें एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल रहा है। जैसे यहाँ पे इसके किसी भी बिंदु पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लेफ्ट और राइट में तो एक ही टेंजेंट हमको मिलेगा, क्लियर है। डिफरेंशिएबिलिटी में इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट को समझते रहना है, ठीक है। तो बोलेंगे देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल रहा है और यहाँ पे एक ही टेंजेंट मिल रहा है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही होता है कि फंक्शन हम कहेंगे अगर डिफरेंशिएबल होना है तो उसके लिए हमको उस बिंदु पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए, लेफ्ट में और राइट में, एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम लोग अपने सेंस में कह सकते हैं कि अगर शार्प कॉर्नर हो जाएगा तो एक से ज़्यादा टेंजेंट मिलेगा, और एक से ज़्यादा टेंजेंट मिलेगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग ऐसे चेक करते हैं, ग्राफिकल अप्रोच से तो हमको पता चल ही रहा है बच्चे कि यहाँ पे हमें शार्प कॉर्नर मिल रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ग्राफ में, ये वाले ग्राफ में फिर से अगर हम ड्रॉ करें तो बोलेंगे यहाँ से ऐसे जाके ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर है। इस बिंदु के लेफ्ट में देखा जाए तो ऐसा टेंजेंट और राइट में देखा जाए तो ऐसा टेंजेंट, यानी कि इस बिंदु पर हमारा एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल रहा है। तो एक से ज़्यादा टेंजेंट अगर हमें मिलेगा तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 2 पे, सॉरी 1 है ना, ये 1 है, 1 पे फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। अब इसको चेक कैसे करते हैं, अगर हमको मैथमेटिकली चेक करना है कि 1 पे मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो देखो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या कहता है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना है, तो f' निकालो, डिफरेंशिएशन मतलब f' इस फंक्शन ऊपर वाले फंक्शन का निकालो तो कितना आएगा 1 और इसका 0, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 2x आएगा प्लस 0 जब x हमारा लेस देन 1। ये डिफरेंशिएशन करते समय बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि यहाँ से हम इक्वालिटी का साइन हटा देते हैं, क्लियर है। अब चलो क्या करेंगे, f' 1 के निगेटिव में, मतलब 1 से जस्ट लेफ्ट में इस डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकाल के देखो,
ठीक है, कितना आएगा 2 इंटू 1 बराबर 2, और जस्ट राइट में 1 प्लस पे ये वैल्यू चेक करके देखो, 1 प्लस पे कहाँ से चेक करेंगे, ऊपर वाले से, तो कितना आएगा 1। तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? इसको कहते हैं बच्चे हम लोग LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको कहते हैं RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। इस प्रकार कंटिन्यूटी में हम लोग 3 चीज निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्ट एट दैट पॉइंट। तो लेकिन हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में ना एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जाके नहीं निकालते हैं, जस्ट लेफ्ट में और राइट में। काहे उस पॉइंट पे नहीं निकालते हैं? तो ये हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में इस चीज को डिस्क्लोज करेंगे, वहां पे एग्जैक्ट हम आपको हर कुछ बताएंगे। क्लियर है? तो बोलेंगे यहाँ पे बस हमें LHD निकालना पड़ता है, RHD फंक्शन का एग्जैक्ट पे जाके हम लोग कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं आगे डिस्कस करेंगे, ना बताएंगे। तो देखो ध्यान से, क्या मतलब है ये f'1 माइनस f'1 प्लस का क्या मतलब है? तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये जो f' है, या इसी को हम लोग dy/dx कहेंगे, तो ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि टेंजेंट का स्लोप 1 के जस्ट लेफ्ट में देखें तो 2 आ रहा है, और 1 के जस्ट राइट में देखें तो 1 आ रहा है। यानी कि उस बिंदु पे जाके थोड़ा सा लेफ्ट और राइट देखेंगे तो एक से ज़्यादा स्लोप मिल रहा है हमको, है ना, एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं LHD और RHD हमारा आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। एकदम विश्वास रखना है बच्चे कि हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक में, है ना। बस अभी हमको एक ओवरव्यू लेना है। तो ग्राफ से तो हम देख ही लिए थे कि फंक्शन का यहाँ पे शार्प कॉर्नर मिल रहा है ग्राफ में। मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं? तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जैसे लिमिट चेक करते थे ना f(x) में यहाँ पर कि 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में क्या हुआ, उसी प्रकार डिफरेंशिएशन करने के बाद 1 के लेफ्ट और 1 के राइट में वैल्यू निकाल लो। f'1 माइनस मतलब डेरिवेटिव निकालना है 1 के लेफ्ट में, और RHD का मतलब डेरिवेटिव निकालना 1 के राइट में। दोनों बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। बच्चे बोलो क्लियर है? ये हमारा बेस्ट मेथड है। लेकिन इस चीज़ को लगाने के लिए नहीं, ये जो शॉर्टकट हम लोग लगाए हैं, इसके पहले हमें ये चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं है। देखो फंक्शन कंटिन्यूस था हमारा, ये तो पता चल चुका था। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा तो फिर इस चीज़ को लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर फंक्शन कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो आंख बंद करके कह सकते हैं कि सर वहाँ पे हमारा एक से ज़्यादा टेंजेंट मिलेगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है लेकिन फिर भी LHD और RHD का वैल्यू सेम आ जाता है, तो उस केस में हम लोग गलत आंसर कर देते हैं कि कह देते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि LHD RHD तो बराबर आ रहा है। लेकिन चूंकि फंक्शन ही हमारा डिसकंटिन्यूस था तो हम 100% कह सकते हैं कि वो फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। लेकिन मिस्टेक वहीं पे होता है। तो ये जो हम लोग तरीका अपनाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, ये सबसे पहले हम लोग मन कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHD RHD निकालेंगे। LHD RHD अगर बराबर आ जाता है तो बोलेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उस बिंदु पे और वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अगर LHD RHD बराबर नहीं आता है तो कहेंगे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया बच्चों? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। कहाँ पे? तो एट x बराबर 1 पे हमें बोलना पड़ेगा, उसके अलावा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखो ध्यान से, यही तो पता चलता है ग्राफ से। हम बोलेंगे हमें शार्प कॉर्नर कहाँ मिल रहा है बच्चों, तो हम बोलेंगे सर 1 पे मिल रहा है। 1 के राइट में कहीं भी चल जाओ इन्फिनिटी तक को, क्या कोई कॉर्नर मिल रहा है शार्प जैसा, नोकीला कॉर्नर नहीं। इसके इधर जाओ हमेशा स्मूथ ग्राफ है, तो बोलेंगे एक ही बिंदु पे हमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे ग्राफिकल अप्रोच हमारा बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी जो भी चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ग्राफ पे हमें एग्जैक्ट सब कुछ पता चल पाता है ना। मैथमेटिकल अप्रोच में हमें सवाल तो बन जाता है लेकिन हर कुछ अप्रोच पता नहीं चल पाता। क्लियर? चलो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लिए। अगला हम लोग ना इस फंक्शन का थोड़ा सा डोमेन रेंज इस फंक्शन का बना लेते हैं। क्लियर? तो बोलेंगे डोमेन इस फंक्शन का क्या हो गया बोलो, तो बोलेंगे देखो यहां से भी दिख रहा है -∞ से 1 के लिए ये वाला ग्राफ था और 1 के आगे ये वाला ग्राफ था। ग्राफ से देखो एरो का मतलब ये होता है पूरा इधर तक चल रहा है, इस एरो का मतलब ये +∞ तक जा रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर -∞ से +∞। रेंज क्या हो जाएगा इस फंक्शन का? तो बोलेंगे रेंज अगर ग्राफिकल अप्रोच से देखना है तो देखो नीचे से देखना स्टार्ट करो। ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हुआ है? इसका लोअर मोस्ट पॉइंट कहाँ है और अपर मोस्ट पॉइंट कहाँ है? तो लोअर मोस्ट पॉइंट तो देखो यही मिल रहा है ना, इसके नीचे तो ग्राफ कहीं भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट किसका? y का। डोमेन में हम लोग x का वैल्यू बताते हैं, x का वैल्यू है ना, और रेंज में हम लोग किसका वैल्यू बताते हैं? y का वैल्यू बताते हैं। क्लियर है? तो रेंज में देखो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ है? y बराबर 1 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक चल रहा है? इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी पे ओपन लगता है, क्योंकि ये 1 मिल रहा है ना, 0 पे हमें 1 मिल रहा है। x बराबर अगर हम 0 डाल दें तो y बराबर 1 मिल रहा है हमें, तो 1 से इन्फिनिटी इस फंक्शन का डोमेन रेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो कंटिन्यूटी हमें पता चल गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। डिफरेंशिएबल भी है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, 1 को छोड़ के सभी बिंदु पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया। अगला हम आते हैं फंक्शन के बारे में, थोड़ा सा ये नेचर देख लेते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है या मेनी 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है। सब कुछ करने के बाद यहाँ पर हम सब चीज़ को लिख देंगे। ठीक है, तो बोलेंगे अगर हमें ये चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है। 1 1 का मतलब होता है बच्चों, एक इधर वाले को हम लोग डोमेन बोलते हैं, इस वाले मैपिंग को डोमेन बोलते हैं, इसको को डोमेन बोलते हैं। क्लियर है? 1 1 का मतलब होता है एक x के लिए एक y हमें मिले, है ना, एक x के लिए एक y मिले। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं 1 to 1 मैपिंग। क्या बोलते हैं? 1 to 1 मैपिंग। ऐसे फंक्शन को 1 1 बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हमें एक से ज़्यादा x के लिए सेम y मिल जाए, है ना, जैसे ये x1 है, ये x2 है, उसके लिए हमें सेम y मिल जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेनी से 1 मैपिंग। क्या बोलते हैं? मेनी से 1 मैपिंग। ये देखो 1x, एक x के लिए एक y, दूसरे x के लिए दूसरा y। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मेनी 1 बोलते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं? 1 1। ग्राफ में अगर हमें समझना है तो देखो ध्यान से, जब भी हम ग्राफ बनाए, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अगर ये लाइन इस फंक्शन को एक ही बार कट करे तो इसका मतलब ये 1 1 मैपिंग है। ठीक, ऑन द अदर हैंड, अगर ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट घूम जाए, है ना, y एक्सिस के अबाउट, सिमेट्रिक जरूर नहीं है, सिमेट्रिक कैसा भी हो जाए, मतलब ग्राफ घूम जाए, तो बोलेंगे अब अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, तो देखो इस वाले x के लिए भी हमारा सेम y मिल रहा है यहाँ पर, और इस वाले x के लिए भी हमारा सेम y मिल रहा है। क्लियर है? एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना तब पता चलेगा। जैसे फिर से एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो एक ग्राफ ऐसे बना लिए, ठीक है, क्या कर लिए, ग्राफ हम ऐसे ऐसे करके बना लिए। अगर पता करना है कि ये 1 1 है या मेनी 1 है तो दिख जाएगा, ग्राफ से दिख जाएगा। हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन इस x एक्सिस के जस्ट पैरेलल में ड्रॉ करो। अब देखो यहाँ पे जो x है उसके लिए जो y का वैल्यू, यहाँ पे जो x है उसके लिए जो y का वैल्यू, यहाँ पे जो x उसके लिए जो y का वैल्यू, यहाँ पे जो x है उसके लिए जो y का वैल्यू, सभी का सभी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब हम पहले से y कांस्टेंट मान लिए। y कांस्टेंट अगर हम माने हैं तो अलग अलग x के लिए सेम y मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये मेनी टू 1, मेनी मतलब मेनी x के लिए एक y, तो मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ये चेक करने का बहुत अच्छा तरीका होता है ग्राफिकल अप्रोच, कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू x एक्सिस और वो लाइन हमारे ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेनी 1 फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 मेनी 1 के बारे में आइडिया पता चला। तो देखो इस ग्राफ को जरा देखते हैं और समझते हैं कि ये 1 1 है या मेनी 1 है। ठीक है, तो बोलेंगे सर एक लाइन एक काम करते हैं ना, ऐसे करके ड्रॉ करके देखते हैं। तो बोलेंगे क्या ये लाइन पैरेलल टू, एकदम पैरेलल बनाना है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेरा, पैरेलल टू x एक्सिस जो बनाया है, क्या उसके लिए हमें अलग अलग x के लिए अलग अलग y मिल रहा है या सेम ही y मिल रहा है? बोलेंगे सर बिल्कुल सेम y मिल रहा है सर, इस x के लिए भी यहाँ पे जो y मिलेगा वो सेम मिलेगा और इस x के लिए भी जो यहाँ पे y मिलेगा सेम मिलेगा। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी 1। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चे हमारा? मेनी 1 फंक्शन हो गया। बोलो क्लियर है? अगला आते हैं हम लोग फंक्शन में ही एक और टाइप होता है 1 1, ये 1 1 मेनी 1 तो हो गया। ऑन टू एंड इनटू, तो ऑन टू इनटू के लिए ना हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या दिया हुआ है। तो ये हम तुमको दे देते हैं R टू R में डिफाइंड है फंक्शन, मतलब इसका डोमेन है R और बाद वाला सेट को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। इसका कोडोमेन क्या है? R है। ठीक है, तो जरा देखो कि इसका रेंज अभी कितना आया था, इस फंक्शन का रेंज जो हम निकाले थे वो कितना आया था? 0 to इन्फिनिटी। लेकिन कोडोमेन क्या दिया हुआ है बच्चे इस फंक्शन का? कोडोमेन दिया है -∞ से इन्फिनिटी। तो देखो ये रेंज कोडोमेन का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब रेंज कोडोमेन से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलेंगे रेंज और कोडोमेन जब भी बराबर हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना बच्चे, रेंज और कोडोमेन अगर बराबर होगा तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। और रेंज अगर कोडोमेन से छोटा हो जाए, रेंज कभी कोडोमेन से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है ना, रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा होता नहीं है, तो चाहे तो क्या होगा, बराबर होगा या छोटा होगा। तो अगर बराबर हो जाएगा तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, और अगर छोटा हो जाएगा तो इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो ये डिपेंड करता है ना कि फंक्शन हमारा डिफाइंड कैसे है। तो फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं R टू R में। तो R टू R में अगर हम डिफाइन करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन जो बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या दिया है कोडोमेन का सेट। तो कोडोमेन अगर R टू R दिया हुआ है और हमारा रेंज है 0 से इन्फिनिटी, इसका मतलब रेंज हमारा छोटा हो गया कोडोमेन से, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ध्यान समझो, अगर इसी फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करें, R टू R में ना देके R टू 0 से इन्फिनिटी में दे दें, क्या देते हैं बच्चों? 0 से इन्फिनिटी में। तो अब बोलो इसका कोडोमेन क्या हो गया?
इस क्वेश्चन को जो हम चेंजिंग किया, अब इसका कोडोमेन है 0 से इन्फिनिटी और हमारा रेंज भी कितना आ रहा है 0 से इन्फिनिटी। तो दिए हुए क्वेश्चन का कोडोमेन अगर मैच कर जाए हमारे फंक्शन के रेंज से, तो अगर मैच कर जाता है तो बोलेंगे सर वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो फुल्ली डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ पे कोडोमेन क्या दिया हुआ है। कोडोमेन को चेक करेंगे, अगर वो आर होता तो हमारा रेंज कोडोमेन से छोटा था, तो इसका मतलब इनटू फंक्शन। और अगर इसका कोडोमेन हमारा वही दिया हुआ है जो हमारा रेंज आया है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात भी हमें समझ में आ गई, यानी कि फंक्शन हमारा कैसा है, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ मेनी वन है, और साथ ही साथ पहले वाला जो रेंज हम दिए थे उसके लिए वो ऑन टू इनटू फंक्शन था। बोलो क्लियर है, यहां तक हमें क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सब चीज को हम एक बार लास्ट में रिकॉल करके लिख देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर का क्या मतलब होता है, तो कल भी इस चीज को हम लोग समझे थे। बोलेंगे देखो यहाँ पे हम दो ग्राफ बनाते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक ग्राफ हमारा ऐसा करके बना है। ठीक, देखो यहाँ पे अगर मान ले x1 है तो उसके लिए y कितना मिल रहा है, f(x1) मिल रहा है। बोलो मिल रहा है ना, इस x के लिए y का वैल्यू, और इस x2 के लिए y का वैल्यू हमें यहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, f(x2). ठीक, ऑन द अदर हैंड हम दूसरा ग्राफ बना रहे, देखो बच्चों ऐसे करके। ठीक, x1 के लिए देखो बच्चे हमें क्या मिल रहा है, f(x1), और यहाँ x2 के लिए हमें क्या मिल रहा है, f(x2). देखो बुक में ऐसे डिफिनेशन लिखा रहता है कि अगर x2 ग्रेटर हो x1 से और उसी के जैसा इनइक्वालिटी फॉलो करने वाला यहाँ भी हो जाए, f(x2) ग्रेटर देन f(x1), तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक, और x2 अगर बड़ा है x1 से लेकिन f(x2) रिवर्स हो जाए f(x1) से, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। बोलो क्लियर है बच्चे, तो बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि सर x2 ग्रेटर देन x1, यहाँ उल्ट अगर सेम सेम हो जाए तो बोलेंगे इंक्रीजिंग, और अगर सेम सेम ना हो तो डिक्रीजिंग बोलेंगे। ऐसे मत याद करो, ग्राफ से थोड़ा सा समझो। देखो इस छोटे x के लिए y छोटा मिल रहा है, देखो y का वैल्यू छोटा है यहाँ पर, और इस बड़े x के लिए y का वैल्यू बड़ा मिल रहा है। तो यानी कि देखो अगर ग्राफ को देखा जाए तो ये ग्राफ हमारा बढ़ते क्रम में है कि नहीं है, ये ग्राफ हमारा बढ़ रहा है कि y का वैल्यू हर इंस्टेंट पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे। इसको याद नहीं करना है कि बड़े x के लिए बड़ा y, x2 ग्रेटर देन x1 तो f(x2) ग्रेटर देन f(x1) तो इंक्रीजिंग, ऐसे याद नहीं करना है। हम बोलेंगे छोटे x पे y का मान अगर छोटा मिल रहा है और बड़े x पे बड़ा मिल रहा है इंटायर फंक्शन के लिए, या जहां से जहां तक वो आपको डिस्कस करने के लिए बोला है, तो बोलेंगे उस x के लिए बड़े वाले x के लिए बड़ा y मिले, छोटे वाले x के लिए छोटा y मिले, तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे। यहाँ पे देखो ये x का वैल्यू छोटा है ना, मान लो ये x का वैल्यू 1 है और ये x का वैल्यू 2 है, तो इस छोटे x पे देखो y का वैल्यू हमें बड़ा मिल रहा है ना, और इस बड़े वाले x के लिए हमें y का मान छोटा मिल रहा है। तो x का मान हमेशा बढ़ना चाहिए। x हम लेफ्ट टू राइट देखें, लेफ्ट टू राइट देखते समय अगर ग्राफ हमारा डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, एकदम स्पष्ट दिखता है ग्राफ से। इसी चीज को बच्चे याद करते हैं कि x2 ग्रेटर देन x1, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो, f(x2) ग्रेटर देन f(x1). लेकिन हाँ ये समझ में हमें आ ही नहीं रहा कि f(x2) क्या है, f(x1) क्या है, तो फिर बात नहीं बनेगा। f(x2) का मतलब वो ये हुआ कि y का वैल्यू एट x बराबर 2, तो y का वैल्यू छोटा मिल रहा है और 1 पे बड़ा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको पूछा जाता है बच्चे कि x का वो वैल्यू बताओ, x का वो इंटरवल बताओ जिसके लिए फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा था, और x का वो वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग कंप्लीटली x के ऊपर फोकस करके बनाते हैं, और मैक्सिमा मिनिमा बच्चे हम लोग y का वैल्यू बताते हैं कि किस बिंदु पे हमें मैक्सिमम मिला है और किस बिंदु पे हमें मिनिमम मिला है। बोलो क्लियर है। चलो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो ध्यान से, हमारा फंक्शन इंक्रीज कहां से कहां तक कर रहा है, डिक्रीज कहां से कर रहा है, तो पहले डिक्रीज वाला देख लेते हैं, पहले डिक्रीजिंग देख लेते हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन मेरा कहां से कहां है, देखो हम बोलेंगे सर x हम -∞ से अगर 0 तक देखें तो देखो ये ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है। ऐसा मत देखना बच्चे कि सर एरो तो ऊपर तक है, ये ऊपर बढ़ रहा है, तो बोलेंगे हमेशा हमको लेफ्ट टू राइट मूव करना होता है। लेफ्ट टू राइट मूव करके, या मतलब इस छोटे x के लिए y का मान ज़्यादा मिल रहा था, x जैसे बड़ा हो गया, इधर से इधर जा रहा है, x बड़ा हो रहा है, बड़े वाले x के लिए y का वैल्यू और छोटा हो गया, और आगे बढ़े और बड़े x के लिए y का मान और छोटा हो गया, और बड़े x के लिए y का मान और छोटा हो गया, और बड़े x के लिए y का मान और छोटा हो गया। तो x के बढ़ने पर अगर y घटने लगे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक, x के बढ़ने पर
अगर y का वैल्यू भी बढ़ने लगे तो यहाँ पे सिंपल सा हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, इस एरो से कंफ्यूज मत करना बच्चे कि सर एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो चलो कहां से कहां तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो बोलेंगे सर ग्राफ से दिख रहा है हमको स्पष्ट, -∞ से लेकर के 0 तक x का वो मान, x का वैल्यू -∞ से 0 तक फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो f(x) इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से 0। देखो ये स्टेटमेंट देखो क्या लिखे हैं, उल्टा a का मतलब होता है फॉर ऑल x, सभी x के लिए। ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा x तुम यहाँ पे दिखाओ जिसके लिए फंक्शन डिक्रीज ना कर रहा होगा, हर एक x के लिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग देखो बच्चे, जब हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे तो वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो बोलेंगे जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो कोई एक ऐसा x है, फॉर ऑल x का मतलब क्या हुआ, जितना भी -∞ से 0 तक का x है, कोई भी x बोलो, उसके लिए फंक्शन हमारा इंक्रीज नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर ऐसा ग्राफ होता, यहाँ से ऐसा आता, फिर इस बिंदु पे जा करके ऐसा हो जाता। देखो हुआ क्या, मान लो ये बिंदु x बराबर -1, तो -∞ से 1 तक अगर देखा जाए तो फंक्शन डिक्रीज हुआ, और 1 के जस्ट राइट में अगर देखें तो फंक्शन वैल्यू का बढ़ गया। जैसे मान लो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, देखना ध्यान से क्या हो रहा है। हम बोलेंगे -∞ से 1 तक देखो, तो अगर f -1 के जस्ट लेफ्ट में देखोगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 1 के जस्ट -1 के जस्ट राइट में देखो, यहाँ पे -1 के जस्ट राइट में तो वैल्यू कहाँ मिल गया, 2 मिला ना ऊपर लिमिट से। तो देखो यहाँ पे 1 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू y का 1 मिल रहा है, और 1 के जस्ट राइट में वैल्यू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब -1 पे फंक्शन हमारा जंप कर गया है, इंक्रीज कर गया है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, हर एक x के लिए y का वैल्यू घटते जा रहा है, कहीं भी y बढ़ा नहीं है हमारा। क्लियर है, यही सब चीज पे थोड़ा बच्चे ध्यान देना है। तो f(x) इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to 0। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कि सर यहाँ ओपन इंटरवल लगाएं या क्लोज इंटरवल लगाएं, तो बोलेंगे सर दोनों लगा सकते हैं। एग्जाम में अगर ऑप्शन है कि ये वाला ऑप्शन है और आपको समझ में आ रहा है कि सर आप तो बताए थे -∞ से 0 ये वाला, तो यही ऑप्शन को टिक मारेंगे। क्यों, क्योंकि अगर -∞ से एग्जैक्ट 0 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है यहाँ तक, तो बोलेंगे उससे जस्ट बिफोर यहाँ तक तो फंक्शन डिक्रीज कर ही रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज कर गया है। तो बोलेंगे अगर एग्जैक्ट 0 तक डिक्रीज कर रहा है तो उसके पहले तक भी तो फंक्शन डिक्रीज नहीं किया है। तो बोलेंगे क्लोज लगाओ या ओपन लगाओ, दोनों सही है, बशर्ते फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अगर फंक्शन डिफाइंड ही ना रहे कहीं पे तब वहाँ पे क्लोज तो लगा। फॉर एग्जांपल 0 पे अगर डिफाइंड नहीं रहता तब तुमको ओपन लगाना ही पड़ता ना। क्लियर है, तो ये बात भी हमें समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि f(x) इज इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो हम लोग सब कुछ ग्राफ से देख के बता रहे हैं। तो बोलेंगे सर 0 से लेके 1 तक बढ़ा, फिर 1 के आगे भी बढ़ते रह गए, है ना। तो बोलेंगे देखो ऐसा नहीं होता है कि इंक्रीजिंग में हमेशा ऐसा ग्राफ होता है। बोलेंगे इंक्रीजिंग का मतलब ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है। एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एक्स के वैल्यू बढ़ने पर फॉर एग्जांपल ऐसे करके, तो एक्स का वैल्यू बढ़ने पर वाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो हमेशा जरूरी थोड़ी है कि एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ भी देखो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बढ़ा फिर बढ़ा है, तो बोलेंगे f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है, 0 पे क्लोज भी लगा सकते हैं या 0 पे ओपन भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, 100% करेक्ट बात बता रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, इसके लिए फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गया कहानी, यानी कि बच्चे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो चलो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर है, मैक्सिमा मिनिमा। तो बोलेंगे इस फंक्शन का कोई, जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो वहां पे हमें बच्चे y का वैल्यू बताना पड़ता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में x का वैल्यू बताना पड़ता है। क्लियर, तो बोलेंगे इस फंक्शन का कोई मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है क्या, तो बोलेंगे चूंकि हमारा फंक्शन इन्फिनिटी तक जा रहा है y पर, है ना, तो इन्फिनिटी का कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होता नहीं कि फंक्शन कहाँ भी जाके मैक्सिमम दे रहा है, किस x के लिए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। हम बोलेंगे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एरो तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, क्या इन्फिनिटी को एग्जैक्ट हम अप्रोच कर सकते हैं, बोलेंगे कभी नहीं। तो बोलेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है बच्चे इस ग्राफ का, तो ग्राफ में हमें दिख रहा है एग्जैक्ट यहाँ जो है ना, ये बिंदु x बराबर 0, इस पे y का मिनिमम वैल्यू 0 मिल रहा है, इससे कोई छोटा दूसरा मान नहीं मिल रहा है ना। तो f(x) इज मिनिमम, f(x) इज मिनिमम एट x बराबर 0, 0 पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दे रहा है बोलो, मिनिमम
वैल्यू ऑफ हमें फंक्शन कितना मिल रहा है, तो 0 पे 0 ही मिल रहा है। देखो x बराबर 0 पे 0 नहीं मिल रहा है बच्चे, 0 पे 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1। मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है फंक्शन का, 1। क्लियर है, तो 0 पे मिल रहा था, इससे छोटा वैल्यू फंक्शन का नहीं मिल रहा है। तो ग्राफ में देखो बच्चे कितना चीज हम डिस्कस कर लिए, कंटिन्यूटी के साथ साथ डिफरेंशिएबिलिटी किए, डोमेन रेंज किए, ऑन टू इन टू किए, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किए, मैक्सिमा मिनिमा किए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ा जाए। इस सभी चीज को एक बार हम लिख देते हैं फाइनली, जिसे आप नोट कर पाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में देखने के लिए मिला बच्चों। ठीक है, तो बोलेंगे इस सभी बातें को आप अच्छे से नोट कीजिएगा, बहुत डिटेल सब कुछ है यहाँ पर। तो बोलेंगे पहला पॉइंट था f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी x के लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। देखो ग्राफ कहीं भी हमें ब्रोकन नहीं दिख रहा है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, f(x) इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1। देखो 1 पे हमें ना x, देखो ये लिखने का क्या तरीका होता है, ये सब फंक्शन में हम लोग समझेंगे अच्छे से। ये क्या लिखने का तरीका है, ये क्या लिखें कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं मिल रहा है, बस एक बिंदु उसको यहाँ से हम सब्सट्रैक्ट किए। इसका मतलब ये फंक्शन -∞ से +∞ कहीं भी देखो सब में डिफरेंशिएबल है, उसमें एक बिंदु को हम, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि अगर इसको हम r में 1 घटा रहे हैं, इसका मतलब 1 को छोड़ के सभी जगह ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। 1 पे हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल किस पे है, तो फॉर ऑल x, उल्टा a का मतलब होता है सभी का सभी x। फॉर ऑल x बिलोंग्स, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर -1। जब भी कोई सिंगल नंबर को हम घटाते हैं तो उसको एक कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। 1 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये ओपन ब्रैकेट जो है इसका यूज क्या किया जाता है, जब भी 1 से 2 तक हमें देखना है, 1 से 2 तक सभी नंबर को लेना है, लेकिन 1 और 2 को छोड़ के लेना, तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट लगाते हैं। 1 से 2 में अगर क्लोज लगा हुआ है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच दुनिया का जितना भी नंबर हो सकता है सभी को लेना है, इंक्लूडिंग 1 और 2। और कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है 1 और 2 अगर कर्ली में लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 को हमें लेना है। ठीक है, तो 1 को घटाने का मतलब ये हुआ कि हम r में से 1 को घटा दिए हैं, तो इस बिंदु को छोड़ के दुनिया का जितना भी पॉइंट्स है यहाँ पे सब पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। उसको अदर हैंड पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। 1 पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। 3-4 और यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि इसका डोमेन अगर हम देखें, ये चीज़ को हालांकि पहले लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि कंटिन्यूटी का चैप्टर है ये वाला, इसलिए पहले कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं। डोमेन हमारा कितना हो जाएगा, -∞ से +∞। रेंज हमारा बच्चे कितना हो गया, 1 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है, ये बात 1 पे क्लोज लगा है यहाँ पे, हम देखो ध्यान से 1 पे हमें वैल्यू मिल रहा है। अगला क्या बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा मेनी 1 एंड इस दिए वाले कोडोमेन के साथ इनटू होगा। मेनी 1 एंड इनटू फंक्शन है ये वाला हमारा। क्लियर है, चलो और आगे क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन हमारा क्या है, बोलो, इंक्रीजिंग है। एंड डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0 तक। यहाँ 0 पे क्लोज भी लगा सकते हैं बच्चे, ओपन भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 से ले करके पूरे में इंक्रीज कर रहा है ना। क्या ऐसा थोड़ी है कि 0 को छोड़ दें तब उसके बाद से इंक्रीज कर रहा है। 0 से शुरू होके 0.001 उस पे फंक्शन का देखो जरा बड़ा वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ ऐसे है, तो इस लोकेशन पे मान लो ये 1 है, 1 पे जो भी वैल्यू मिल रहा है y का, तो 1+ पे उससे जरा बड़ा वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग स्लोप का है। क्लियर है ना, तो मतलब 0 से स्टार्ट होकर फंक्शन इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ है। ओपन लगाने का मतलब क्या, तुम 0 को छोड़ दिए उसके बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों चीज सही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि बुक में लिखा रहता है ना कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ओपन लगाइए, और सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो ये लगा दी। बोलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं, किसी एक ही बिंदु की अगर बात करेंगे तो वहां पे अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहे या इंक्रीजिंग कहे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी हम ये क्लोज लगा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बिंदु को पकड़ रहा है ना, सिर्फ 0 को।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सेंस तब मायने रखता है जब कोई इंटरवल की बात करते हैं। कोई फंक्शन इंटरवल, पूरे इंटरवल में अगर कांस्टेंट हो गया तो उसको फिर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कह पाएंगे। क्लियर है? अगर सिर्फ एक बिंदु पे वो फंक्शन जीरो वैल्यू दे रहा है तो उसको हम लोग वहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये सब चीज़ को बच्चे हम पूरे डिटेल में आपको बताएंगे जब हम उस टॉपिक के ऊपर पहुँचेंगे, मोनोटोनिसिटी क्या होता है ये सब। ठीक है, तो इंक्रीजिंग में पता चल गया, डिक्रीजिंग हो गया। मैक्सिमा तो नहीं मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स हमें कितना मिल रहा है, तो मिल रहा है 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0। कहानी क्लियर है बच्चों? तो देखो बच्चों, आज का ये जो लेक्चर था इसमें हम लोग बस एक ही न्यूमेरिकल को डिस्कस किए, करना था बस हमें कंटिन्यूटी, लेकिन हमारा जो भी लेक्चर रहेगा इसमें हम लोग बहुत डिटेल में सब कुछ को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये आपसे वादा रहा मेरा। ठीक, तो इसी हिसाब से हम लोग लेक्चर को डिज़ाइन करेंगे कि आपको हर चीज़ को यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हम लोग बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे बच्चों। क्लियर है? तो चलो बस आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं। अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी के नेक्स्ट सवाल के ऊपर से मिलेंगे, उसमें भी हम लोग यही सारा चीज़ करेंगे और अच्छे अच्छे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस बच्चे इतना ही। थैंक यू।